नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में एक बार पुनः स्वागत है। मैं आज आपके सामने कक्षा 12वीं विषय इतिहास अध्याय 10 विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न: उन साक्ष्यों के विषय में चर्चा कीजिए जिससे पता चलता है कि विद्रोही योजनाबद्ध एवं समन्वित ढंग से कार्य कर रहे थे। उत्तर: विभिन्न साक्ष्य दर्शाते हैं कि विद्रोहियों ने योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से कार्य किया था। जिन साक्ष्यों से यह पता चलता है उनमें प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला, छावनियों के बीच संचार। विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच संवाद स्थापित था। उदाहरण के लिए, जब 7वीं अवध घुड़सवार सेना ने नए कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया तो उन्होंने 48वीं इन्फेंट्री के साथ संचार किया जो योजना का संकेत देते हैं। इस बिंदु से हमें यह पता चलता है कि सर्वप्रथम मेरठ की 7वीं बटालियन में विद्रोह प्रारंभ हुआ, उसकी जानकारी 48वीं इन्फेंट्री को जानकारी हो गई। इससे यह पता चलता है कि सभी छावनियों के बीच संचार और समन्वय स्थापित थे। दूसरा, सामूहिक निर्णय। देसी अधिकारियों ने रात में गुप्त रूप से पंचायतें बुलाई जहां सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। इन पंचायतों ने विद्रोह की रणनीति और कार्यवाही की योजना बनाई। इससे यह पता चलता है कि सभी गांवों स्थानों पर पंचायतें एवं सभाएं बुलाई गई ताकि सभी लोगों को विद्रोह की जानकारी मिल सके और विद्रोह को सफल बनाने के लिए कार्य किया जा सके। तीसरा, सुनियोजित कार्रवाई का तरीका। जिन स्थानों पर विद्रोह हुआ वहां एक निश्चित तरीका देखा गया। सबसे पहले उन्होंने संकेत के रूप में बंदूकें चलाई, उसके बाद उन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया और खजाने लूट लिए। सरकारी इमारतें जैसे टेलीग्राफ ऑफिस, कार्यालय, रिकॉर्ड रूम, जेल आदि को नष्ट कर दिया गया और सभी रिकॉर्डों को जला दिया गया। अंग्रेजों से संबंधित हर चीज को नष्ट कर दिया गया। इससे यह तरीका सभी जगहों पे विद्रोह के समय देखा गया। इससे यह पता चलता है कि पूरी विद्रोह के जो विद्रोही थे सभी ने समन्वित और संचार के रूप में एक दूसरे से समन्वय स्थापित किया था। चौथा, दूतों की भूमिका। दूत एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश और समाचार पहुंचाने का कार्य कर रहे थे जिससे विद्रोहियों के बीच समन्वय रखने में मदद मिल सके। दूतों और संदेशवाहकों ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक खबरों का संचार किया जिससे कि सभी विद्रोहियों के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके। पांचवा, समय और गति। मेरठ से विद्रोह शुरू होने के तुरंत बाद विद्रोही बिना समय गंवाए दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इतनी तेजी से और एक विशिष्ट लक्ष्य मुगल बादशाह का समर्थन प्राप्त करना था की ओर बढ़ना तात्कालिक कार्रवाई के बजाय यह एक पूर्व योजना की ओर संकेत करता है। छठवां, धार्मिक नेताओं और उद्घोषणाओं का उपयोग। धार्मिक उपदेशकों और फकीरों ने लोगों को एकजुट करने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उद्घोषणाएं स्थानीय भाषाओं में जारी की गई थी जिनमें हिंदू और मुसलमान दोनों से एकता बनाए रखने और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया गया था। उपरोक्त सभी साक्ष्य मिलकर इस बात का इशारा करते हैं कि 1857 का विद्रोह केवल एक स्वस्फूर्त सिपाही विद्रोह नहीं था बल्कि उसके पीछे एक व्यापक और सुनियोजित समन्वय मौजूद था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? यह एक सिपाही विद्रोह था अथवा राष्ट्रीय आंदोलन? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उत्तर, 1857 विद्रोह के कई कारण थे जिनमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सैन्य कारण शामिल थे। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण। पहला, राजनीतिक कारण। जिन राजनीतिक कारणों से 1857 का विद्रोह किया गया वे निम्नलिखित थे। पहला, हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति में किसी शासक का कोई उत्तराधिकारी नहीं होने पे उसे राज्य को कंपनी के अधीन कर दिया जाता था। कई राजशासकों जैसे झांसी, सतारा, नागपुर में भय और असंतोष व्यक्त था। वास्तव में हड़प नीति डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी जिसे व्यापक नीति, विलय नीति भी कहा जाता है। इस नीति के अंतर्गत जिस भारतीय शासक का कोई पुत्र नहीं होता था या उत्तराधिकारी नहीं होता था उस राज्य को ब्रिटिश शासन अपने अधीन कर लेता था। दूसरा, सहायक संधि।
विलेजली की नीति ने भारतीय शासक कमजोर हो गए, कई राज्यों को अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का नियंत्रण हो गया। सहायक संधि का वेलेजली के द्वारा लागू की गई थी। इस सहायक संधि के अंतर्गत जिस शासक के द्वारा सहायता के रूप में अंग्रेजों की सहायता ली जाती थी, उन्हें उस अंग्रेजी सेना की रहने खाने और उनके भरण पोषण की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इस और राज्य के नियमों के निर्धारण में ब्रिटिशों की सहायता लेनी पड़ती थी। इसे अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का शासन होने लगा। ब आर्थिक कारण, आर्थिक शोषण। कंपनी की शोषणकारी आर्थिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से नष्ट कर दिया। भारी करों और राजस्व प्रणाली जैसे स्थायी बंदोबस्त के बोझ ने किसानों को तबाह कर दिया। सामाजिक और धार्मिक कारण। पहला, धार्मिक हस्तक्षेप। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप जैसे सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन करवाया जाना प्रमुख कारण थे। दूसरा, नस्लीय भेद। अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति भेदभाव और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार ने भी असंतोष को बढ़ाया। अगला कारण था सैन्य कारण। पहला, वेतन और पदोन्नति में भेदभाव। भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में कम वेतन भत्ते कम मिलते थे और उन्हें पदोन्नति भी नहीं दिया जाता था। दूसरा, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। इस अधिनियम में प्रावधान था कि भारतीय सैनिकों को जरूरत पड़ने पर समुद्र पार भी सेवा करनी पड़ सकती है, जो कई सैनिकों की धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध था। तात्कालिक कारण। चर्बी वाले कारतूस 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण बने। नए इनफील्ड राइफल में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी होने की जानकारी थी, जिन्हें सैनिकों को मुंह से काटना पड़ता था। इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया, जिससे विद्रोह भड़क उठा। क्या यह एक सिपाही विद्रोह था या राष्ट्रीय आंदोलन? इसके संबंध में कई विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। सिपाही विद्रोह के समर्थक। ब्रिटिश जानकारों ने इसे एकमात्र सिपाही विद्रोह कहा, यह तर्क देते हुए कि यह केवल असंतुष्ट सैनिकों का विद्रोह था, इसे राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त नहीं था। जबकि राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थकों का कहना था कि कई भारतीय इतिहासकार, विशेषकर विनायक दामोदर सावरकर, ने इसे भारत का पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। मध्यम दृष्टिकोण और निष्कर्ष। विद्रोह की शुरुआत निश्चित रूप से मेरठ में सैनिकों द्वारा की गई थी और जल्द ही यह केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा। इस विद्रोह में नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल जैसे शासक और जमींदार शामिल हुए। हजारों आम लोगों, किसानों, कारीगरों ने भी विभिन्न क्षेत्रों से इसमें भाग लिया, जिससे यह एक व्यापक नागरिक विद्रोह बन गया। अतः यह कहना उचित होगा कि 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन यह जल्द ही ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ भारतीय शासकों और आम जनता के असंतोष के कारण एक आंदोलन में बदल गया, जिसने भविष्य में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण नींव रखी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या थी, वर्णन कीजिए, अथवा 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम हुए, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर निम्नलिखित है। उत्तर, 1857 का विद्रोह हालांकि तत्काल सैन्य सफलता हासिल नहीं कर सका, लेकिन इसके दूरगामी और महत्वपूर्ण परिणाम हुए, जिन्होंने भारत के भविष्य पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। इनकी मुख्य उपलब्धियां निम्नलिखित थी। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। यह विद्रोह की सबसे बड़ी और प्रत्यक्ष उपलब्धि थी। इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया और भारत पर प्रशासन सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया। इसके लिए 1858 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। दूसरा, धार्मिक हस्तक्षेप समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजों के द्वारा यह वादा किया गया कि भारत के रीति रिवाज, परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं का सम्मान किया जाएगा और उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तीसरा, रियासतों के प्रति नीति। हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। भारतीय शासकों को दत्तक पुत्र लेने का अधिकार वापस मिल गया, जिससे रियासतों में असुरक्षा की भावना कम हुई। चौथा, सैन्य पुनर्गठन। भारतीय सेनाओं के पुनर्गठन किया गया। सेना में भारतीयों के अनुपात का कम किया गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई और महत्व बढ़ा दिया गया। तोपखाने जैसे महत्वपूर्ण विभाग पूरी तरह से यूरोपीय लोगों के हाथों में सौंप दिए गए। पांचवा, राष्ट्रवाद की भावना का विकास।
भले ही विद्रोह असफल रहा हो, लेकिन इसने भारतीयों में एकता और स्वतंत्रता की भावना को जन्म दिया। इसने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत की और बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव बना। छठवां, हिंदू मुस्लिम एकता। इस विद्रोह के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता देखने में आई, जिन्होंने अपने धर्म से ऊपर उठकर अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े। इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। संक्षेप में 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी और भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने भविष्य में स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा और मार्ग प्रशस्त की। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की असफलता के क्या क्या कारण थे, उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उत्तर, 1857 के विद्रोह की असफलता के कई प्रमुख कारण थे, जिन्हें विस्तार से निम्नलिखित समझाया गया है। पहला, कुशल और केंद्रीय नेतृत्व का अभाव। विद्रोह की असफलता का कारण केंद्रीय नेतृत्व की कमी थी। बहादुर शाह जफर को नाम मात्र का नेता घोषित किया गया था, जिसमें एक पूरे विद्रोह के नेतृत्व करने की क्षमता नहीं थी। नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह जैसे अन्य नेता स्थानीय स्तरों पर प्रभावी थे, जिससे अंग्रेजों को अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह को आसानी से दबाने में मदद मिली। दूसरा, योजना और संगठन की कमी। विद्रोह एक सुनियोजित योजना के लिए बिना लड़ा गया था। यह चर्बी लगे कारतूसों की घटना के तात्कालिक कारण से शुरू हुआ था। विद्रोहियों के पास भविष्य के शासन के लिए कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं थी। उनका उद्देश्य केवल ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। तीसरा, सीमित भौगोलिक प्रसार और एकता का अभाव। विद्रोह भारत के सभी हिस्सों में नहीं फैला। यह मुख्य रूप से उत्तरी और मध्य भारत तक ही सीमित रहा। दक्षिण भारत में इस विद्रोह का कोई प्रभाव नहीं था। बड़े जमींदार, साहूकार और शिक्षित वर्ग ने विद्रोह के हिस्सा नहीं लिया, बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया। अगला बिंदु है, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। ब्रिटिश सेना भारतीय विद्रोहियों की तुलना में अधिक संगठित, अनुशासित और बेहतर हथियारों से लैस थी। अंग्रेजों के पास असीमित संसाधन और योग्य व अनुभवी जनरल थे। विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियार और सैन्य आपूर्तियों की कमी थी। पांचवा, भारतीय शासकों का अंग्रेजों को समर्थन। कई महत्वपूर्ण भारतीय शासक और रजवाड़ों ने विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि अंग्रेजों को सक्रिय समर्थन दिया। राजाओं ने अंग्रेजों की मदद की, जिससे विद्रोहियों को अतिरिक्त जनशक्ति का सहयोग नहीं मिल सका। छठवां, विद्रोह का समय से पूर्व प्रारंभ होना। विद्रोह की असफलता का एक कारण इसका निर्धारित समय से पूर्व प्रारंभ होना था। विद्रोह की निर्धारित तिथि 31 मई थी, किंतु मंगल पांडे को फांसी देने के कारण यह 10 मई को ही प्रारंभ हो गई। सातवां, संचार के साधनों का अभाव। अंग्रेजों ने रेल, डाक एवं तार, सड़क, टेलीग्राम संचार के साधनों का समुचित प्रयोग किया, जिससे उन्हें योजनाओं को क्रियान्वित करने में बहुत सहायता मिली। विद्रोहियों के पास संचार के साधनों का अभाव था, जिसके कारण विद्रोह असफल हुआ। उपरोक्त कारणों से 1857 का विद्रोह असफल रहा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या कदम उठाए। उत्तर, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए कई कठोर और दमनकारी कदम उठाए। पहला, मार्शल लॉ लागू करना। पूरे उत्तर भारत में जहां विद्रोह सबसे अधिक फैला था, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। इसने सामान्य कानूनी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया और कठोरतम कानून लागू किए गए। दूसरा, सैन्य शक्ति का प्रयोग। अंग्रेजों ने ब्रिटेन और भारत में वफादार राज्यों से बड़ी संख्या में सैनिक बुलाए। ब्रिटिश सेना बेहतर रूप से सुसज्जित, संगठित और अनुशासित थी और आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया गया। अधिकारों का विस्तार। सैन्य अधिकारियों के साथ साथ सामान्य ब्रिटिश नागरिकों को भी विद्रोहियों पर मुकदमा चलाने और उन्हें तुरंत दंडित करने का अधिकार दे दिया गया। चौथा, क्रूर दमन और सजा। पकड़े गए क्रांतिकारियों को कठोर दंड दिए गए, जिनमें फांसी, गोली मारना और लंबी जेल की सजा भी शामिल थे। कई मामलों में क्रूर नरसंहार और सार्वजनिक यातनाएं भी दी गई। पांचवा, प्रमुख केंद्रों पर पुनः कब्जा। अंग्रेजों ने दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी जैसे प्रमुख विद्रोही केंद्रों को योजनाबद्ध और सैन्य अभियानों के माध्यम से एक एक करके फिर से उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। छठवां, फूट डालो और राज करो की नीति। अंग्रेजों ने विद्रोहियों की एकता को तोड़ने के लिए बड़े जमींदारों और किसानों को भविष्य में उनके क्षेत्रों पर कब्जा न करने का आश्वासन देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश की। सातवां, संचार और रसद में श्रेष्ठता।
अंग्रेजों ने सैनिकों को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और एक साथ हमला करने के लिए अपनी बेहतर संचार व्यवस्था और आसानी से हथियार उपलब्ध करवाए। आठवां, संपत्ति की जब्ती और प्रतिबंध। विद्रोहियों और उनके संदिग्ध समर्थकों की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। साथ ही प्रेस और भाषण पर कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए और सभाओं पर रोक लगा दी गई। इन कठोर उपायों के कारण 1859 के अंत तक विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया गया। अगला प्रश्न है, विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए? उत्तर, विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए गए थे। पहला, जाति और धर्म की एकता। विद्रोही घोषणाओं में जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर सभी वर्गों से बार बार एकता की अपील की गई। इन अपीलों से अधिकांश वर्गों में एकता स्थापित हुई। दूसरा, समान उद्देश्य पर जोर। विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में देखा गया जिसमें हिंदू और मुसलमान के साथ साथ सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा गया। सभी वर्ग अंग्रेजों को देश से मुक्त कराने और भारत की स्वतंत्रता के लिए एकजुट हुए। तीसरा, धार्मिक भावनाओं का सम्मान। सभी वर्गों के धार्मिक भावनाओं और मान्यताओं का विशेष ध्यान रखा गया, जिस देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित की जा सके। चौथा, साझा शिकायतों को उजागर करना। विद्रोहियों ने आर्थिक शोषण, सामाजिक अन्याय और सांस्कृतिक अनादर जैसी बातों पर जोर दिया जो समाज के सभी वर्गों के हित में था, जिससे व्यापक समर्थन जुटाने में सहायता मिल सके। अगला बिंदु है संवाद और संयोग। एकता स्थापित करने के लिए विभिन्न विद्रोही समूहों के बीच संवाद स्थापित किया जिससे उनके बीच एकता और सहयोग स्थापित हो सके। छठवां, नेतृत्व। एक केंद्रीय नेतृत्व जैसे कि बहादुर शाह जफर को सम्राट के रूप में स्वीकार करना ने ही विभिन्न विद्रोही समूहों को एक साथ लाने में मदद की। उपरोक्त कारणों और तरीकों से का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक और एकजुट बनाना। धन्यवाद दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। किसी भी तरह की परेशानी या शंका होने पे हमसे मैसेज करें। धन्यवाद।